थैंक यू। आज की सभा में आप सभी का स्वागत है और मुझसे अपेक्षा की गई है कि मैं आदिवासी मुद्दों के संदर्भ में सामाजिक न्याय और एक्सक्लूजन बहिष्कार के मुद्दे पर अपनी बात रखूं। मित्रों, मुख्य धारा की बहसों में आदिवासियों का सवाल हमेशा एक गौण सवाल रहा है। इस देश में आदिवासियों की आबादी करीब 11 करोड़ है, यानी वो देश की जनसंख्या का करीब 9% हैं। वे देश के आदि निवासी भी हैं, यानी सबसे पुराने ज्ञात निवासी। अच्छी खासी जनसंख्या है, सबसे पुराने निवासी माने जाते हैं, यानी इस देश पर पहला अधिकार उनका है। और साथ में वे जिन इलाकों में रहते हैं वे इलाके विभिन्न प्रकार के संसाधनों से संपन्न इलाके हैं। इन तीन बातों के होने के बावजूद, यानी अच्छी खासी जनसंख्या होने के बावजूद, आदि निवासी होने के बावजूद और संसाधन संपन्न इलाकों में रहने के बावजूद, उनके मालिक होने के बावजूद, आज देश के आदिवासी कई तरह के एक्सक्लूजन का शिकार हो रहे हैं, कई तरह के बहिष्कार का शिकार हो रहे हैं। मैं 4 हिस्सों में बांटकर उस बहिष्कार की प्रक्रिया को आपके सामने रखना चाहता हूं। एक, सामाजिक सांस्कृतिक बहिष्कार। दूसरा, आर्थिक बहिष्कार। तीसरा, संवैधानिक बहिष्कार। और चौथा, राजनीतिक बहिष्कार। आदिवासी अपनी संस्कृति से परिभाषित होते हैं, इसलिए संस्कृति उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे उनकी स्थिति दलितों से थोड़ी अलग है। दलितों के लिए संस्कृति का तात्पर्य सिर्फ शोषण की संस्कृति का इतिहास है और उसको वो ख़त्म करना चाहते हैं। आदिवासियों के लिए संस्कृति के वो मायने नहीं हैं। आदिवासियों के लिए अपनी भाषा, अपनी पहचान से जुड़ी तमाम चीज़ें, अपना परिवेश, वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आप देखेंगे कि सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर जिस तरह की नीतियां बनाई जाती हैं उनमें आदिवासियों के लिए कोई जगह नहीं है। आप हमारी शिक्षा व्यवस्था को देखिए। उस शिक्षा व्यवस्था का आलम यह है, करीब 4-5 साल पहले छत्तीसगढ़ सरकार की एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि छत्तीसगढ़ के 5 लाख बच्चे हिंदी नहीं समझते। वे बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे और जिनको 50 साल से हिंदी माध्यम में पढ़ाया जा रहा है, जबकि दुनिया का हर शिक्षा शास्त्री और हर भाषा विज्ञानी ये कहता है कि बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। एक राज्य के बच्चे 70 साल बाद भी जिस भाषा को नहीं समझते, उस भाषा में उनको 70 साल से शिक्षा दी जा रही है। फिर शिक्षा में क्या है उनके बारे में? आप कोई पाठ्यक्रम एनसीईआरटी की किताब उठाइए या कोई भी राज्य का पाठ्यक्रम उठाइए, आदिवासियों के बारे में क्या है? कुछ भी नहीं है, लगभग कुछ भी नहीं है। अब धीरे धीरे जब एक समावेशीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई है, लोग पढ़ लिख करके आए हैं और सवाल उठाने लगे हैं, तो छिटपुट कोई बात शामिल कर दी जाती है। इवन आदिवासियों के धार्मिक विश्वासों को लेकर एक बहिष्कार का माहौल है और उनको एक स्टीरियोटाइप ढंग से गंवार, पिछड़ा, असभ्य ये साबित करने की कोशिश होती है। और जब कोई उनको गंवार, पिछड़ा या असभ्य साबित करता है तो वस्तुतः वो ये उनको बदलने का अधिकार चाहता है कि भाई मैं इनका ठेकेदार हूं, मैं इनको बदलूंगा। वो एक पार्टी हो सकती है, एक विचारधारा हो सकती है, एक व्यक्ति हो सकता है, एक संगठन हो सकता है। जब आदिवासी अपनी
अलग पहचान की बात करते हैं। एक किस्सा, चूंकि राजस्थान के बारे में मुख्य तौर पर बातें हो रही, तो एक किस्सा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले का कोई राजकुमार रौत का वीडियो, जिसमें उन्होंने कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं है। उन्होंने किसी प्रसंग में कहा, उस पूरे 1 घंटे के भाषण में से एक लाइन निकाल करके, और राजस्थान में एक संगठन विशेष के लोग सक्रिय हो गए और राजस्थान के शिक्षा मंत्री आकर के बयान दे रहे हैं कि हम इनके डीएनए का जांच करेंगे कि ये हिंदू हैं कि नहीं है, हिंदू कैसे नहीं है। तो राजकुमार रौत ने भी ठान लिया कि हाँ ठीक है, अच्छी बात है। उन्होंने और भारत आदिवासी पार्टी के सब लोगों ने कहा कि ठीक है, हम अपने ब्लड का सैंपल आपके घर पहुंचा देते हैं, आप बड़ी मशीन ले आइए, सबका डीएनए का जांच कर लीजिए। बात डीएनए की जांच करने की नहीं है। अंततः मदन दिलावर को माफ़ी मांगनी पड़ी विधानसभा में, क्योंकि आदिवासी एकजुट हुए, उन्होंने अपनी बात को मजबूती से रखा और उन्होंने उसी संविधान का हवाला दिया कि ये संविधान हमको ये इजाज़त देता है कि हमारी आस्थाएं आपसे भिन्न हो सकती हैं। बात हिंदू होने या ना होने की नहीं है, डीएनए टेस्ट की नहीं, बात यह है कि आदिवासियों के अपने मूल्य, मान्यताएं, विश्वास, क्या उनके लिए कोई स्पेस है, क्या उनके लिए कोई जगह है। देश के बहुत सारे आदिवासी जनगणना में अलग आदिवासी कॉलम की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं है, हम मुसलमान नहीं है, हम क्रिश्चियन नहीं है, हमारा अपने आस्थाएं हैं, अपना एक आदि धर्म या एक सरना धर्म है। उन आस्थाओं के लिए एक अलग कॉलम होना चाहिए। जब सबके लिए, सबकी आस्थाओं के लिए जनगणना में एक कॉलम है, तो आदिवासियों के लिए क्यों नहीं? लेकिन आदिवासियों के लिए कोई कॉलम नहीं है। अभी हम एक फील्ड वर्क के लिए बांसवाड़ा और डूंगरपुर के इलाके में गए। शिक्षा की स्थिति के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जो प्राथमिक शिक्षा का आपने देख लिया, उच्च शिक्षा का देखिए आप। कई राजस्थान के कई जिलों में, एक जिले में 5-5, 10-10 कॉलेज हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा में जो आदिवासी बहुल इलाके हैं, वहाँ पर कॉलेज आपके घर से पता चला 50 किलोमीटर दूर है या 100 किलोमीटर दूर है। या हायर सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वो बहुत दूर है। रोजाना बच्चे बसों में बैठ करके या दूसरे किसी माध्यम से इतनी दूर जाते हैं। और फिर उच्च शिक्षा में उनके बारे में क्या है, और उच्च शिक्षा में भाषा की जो समस्या है, उनको बचपन से पढ़ाया गया कि ये हिंदी क्षेत्र है तो हिंदी माध्यम में पढ़िए। जब वही बच्चे आईआईटी में, एम्स में या और किसी बड़े संस्थान में जाते हैं, तो उनको भाषा की बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एक समय ऐसा था कि जब बहुत सारे आदिवासी बच्चों ने एम्स में, आईआईटीज में सुसाइड किया, और प्रोफेसर सुखदेव थोराट के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई कि दलित और आदिवासी बच्चे क्यों सुसाइड कर रहे हैं, इसका अध्ययन होना चाहिए। और उसमें पाया गया कि इनको भाषा की दिक्कत बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर रही है। ऐसा नहीं है कि मेडिकल साइंस नहीं जानते हो या अपना विषय नहीं जानते, भाषा की वजह से। आपने बचपन से उनको पढ़ाया हिंदी माध्यम में, और यहाँ अचानक अपेक्षा करने लगे कि वो अंग्रेजी में फर्राटेदार ढंग से लिखने और बोलने लगेंगे। ये सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याएं हैं। इनके आधार पर उनका बहिष्कार किया जाता है, उनको हाशिए पर किया जाता है। इस तरह से आप देखें, आर्थिक समस्याएं, समाज विज्ञानों में आर्थिक समस्याओं पर खूब बात हुई है, विस्तार से बात हुई, बहुत सारे शोध हुए। उन आर्थिक समस्याओं में कि भी कैसे आदिवासी इलाकों में जहां पे प्राकृतिक संसाधन है, उन इलाकों को सरकार अपने कॉरपोरेट मित्रों को लुटा दे रही है, और वहां पर बड़ी संख्या में आदिवासियों का विस्थापन हो रहा है। एक आदिवासी का विस्थापन होता है तो उसका सब कुछ छिन जाता है। कुछ लोग अपनी चॉइस से अपनी जगह छोड़ करके विदेशों में नौकरी करने जाते हैं, दूसरे शहर में नौकरी करने जाते हैं, वो एक अलग स्थिति है। आदिवासी जब अपनी जगह को छोड़ता है तो उसका भविष्य क्या है? उसका भविष्य है कि वो किसी शहर में जाकर के दिहाड़ी मजदूरी करेगा, उसकी पत्नी किसी के घर में जाकर काम करेगी। जो उन जंगलों के, उन पहाड़ों के मालिक थे हजारों लाखों वर्षों से,
उनको छोड़ करके वो शहर में उनकी औकात यह है कि वो दिहाड़ी मजदूरी, जिसमें न्यूनतम मजदूरी की भी कोई गारंटी नहीं है। ऐसी तमाम आर्थिक समस्याएं हैं और उन आर्थिक समस्याओं पर, जैसे मैंने कहा, समाज विज्ञानों में खूब अध्ययन हुए हैं, लेकिन सरकार ने क्या किया कि उन अध्ययनों में ये सामने आ रहा था कि फला बांध बना या फला ये कोयला परियोजना में ये यहाँ खनन हुआ या आयरन और लौह इस्पात की परियोजना में यहाँ पे खनन हुआ, इससे इतने लोग विस्थापित हुए। NSSO नाम की एक संस्था थी जो इस तरह के डेटा इकट्ठा करती थी और उस डेटा के माध्यम से बहुत सारे रिसर्चर अपना रिसर्च करते थे और वे सारी बातें सामने आती थी मीडिया के माध्यम से या उन अध्ययनों के माध्यम से कम से कम जागरूक लोगों के बीच में वो बातें आ जाती थी। सरकार ने NSSO की खत्म कर दिया, ना NSSO रहेगा ना कोई डेटा आएगा। तो अब कोई आंकड़े नहीं है किसी बांध के बनने से या बांध की ऊंचाई बढ़ाने से कितने लोग विस्थापित हुए, कितने गांव उजड़े, या कोई खनन से या किसी और परियोजना से कितने लोग विस्थापित हुए, और फिर जो लोग विस्थापित हुए उनका पुनर्वास हो पाया कि नहीं हो पाया। पहले सारे आंकड़े आते थे, आप अब निजी तौर पर फील्ड वर्क करने लगे तो हो सकता है कि कुछ आपको मिल पाएगा, और आप आदिवासी इलाकों में फील्ड वर्क करने जाएंगे तो इसकी संभावना है कि आपके ऊपर सर्विलांस शुरू हो जाएगा दिल्ली से निकलते ही, और आपको कुछ समय बाद माओवाद या नक्सलवाद समर्थक बता करके कैटेगराइज कर दिया जाएगा। ये आदिवासियों की असंख्य ऐसी आर्थिक स्थितियां हैं ऐसे जिससे उनका आर्थिक बहिष्कार किया गया और उनको हाशिए पर खदेड़ा गया। उनकी संवैधानिक स्थिति क्या है, संवैधानिक बहिष्कार किस तरीके से हुआ। आप में से कुछ लोग जरूर जानते होंगे कि इस देश के आदिवासियों ने, जब देश बन रहा था, देश का संविधान बन रहा था, तो उनकी मांग आरक्षण नहीं थी। आदिवासियों की मांग इससे भिन्न और इससे बड़ी थी। आज मैं देखता हूं कि SC/ST की सारी लड़ाई आकर के आरक्षण पर सिमट गई है। आदिवासियों की मांग थी स्वायत्तता, ऑटोनॉमी, सेल्फ डिटर्मिनेशन। हमें अपने इलाके दे दो, आप अपना इंडियन स्टेट अपने पास रखो। वो पारंपरिक रूप से मानते रहे कि ये इलाके हमारे पुरखों ने संपन्न किए हैं, उन्होंने सहेजे हैं, इसलिए प्राकृतिक रूप से इन इलाकों पर हमारा अधिकार है, इनमें हमको बाहरी सत्ता नहीं चाहिए। तो उस वक्त के संविधान सभा के बाकी सदस्यों ने ये मांग नहीं मानी और अंततः उनके हिस्से में क्या आया, एक आरक्षण आया और दूसरा 5वीं और 6ठी अनुसूची के प्रावधान आए। लेकिन दोनों की स्थिति क्या है? जो 5वीं और 6ठी अनुसूची है, जहां पर आदिवासियों को विशेषाधिकार दिए गए हैं, जहां पर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होनी चाहिए जो राज्य को निर्देश दे कि कौन सी नीतियां वहां पर लागू होंगी या नहीं होंगी, वो आज TAC सिर्फ कागजों में चल रही है। 5वीं और 6ठी अनुसूची की स्थिति बहुत खराब है। वहां पर कुछ भी वो संविधान में जो वादे किए गए वो वादे नहीं पूरे किए जा रहे। आरक्षण की स्थिति से आप सब परिचित हैं। जब लगने लगा कि कुछ आदिवासी, कुछ दलित अलग अलग जगहों पर दिखने लगे हैं, तो निजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई कि ये लोग यहां पे ना आने पाए। और निजी क्षेत्र में कोई आरक्षण नहीं है, तो सरकारी नौकरियां सिमटती जा रही है और निजी क्षेत्र विकराल रूप धारण करता जा रहा है। वहां पे कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। मीडिया के बारे में एक बार योगेंद्र यादव और कुछ लोगों ने अध्ययन किया और बताया कि SC/ST का सब मिलाकर के 1% से भी कम रिप्रेजेंटेशन है। उद्योगों की स्थिति आप देख लीजिए, कौन उनके मालिक है, कौन डिसीजन मेकिंग में है। कोई मजदूर तो उसमें दलित और आदिवासी हो सकता है, लेकिन बड़े पदों पर कोई आपको नहीं मिलेगा। और अब तो आरक्षण पर सबसे बड़ा नया जो हमला है उसके सब कैटेगराइजेशन के माध्यम से, कि आपस में ये दलित और आदिवासी बहुत एकजुट रहते हैं। इन्होंने SC/ST एक्ट को बदलवा दिया, इन्होंने रोस्टर प्रणाली जो हमने बदली थी उसको फिर से चेंज करवा दिया। अब इनको लड़ाओ किसी तरह से, तो आरक्षण का सब कैटेगराइजेशन कर दिया। तो जो संवैधानिक वादे किए गए उन वादों को भी नहीं पूरा किया जा रहा। एक पेशा एक्ट आया था जिसमें आदिवासी ग्राम पंचायतों को मजबूत किया गया कि वो फैसला ले सके। आज पेशा एक्ट को ठीक ढंग से लागू नहीं किया जा रहा कहीं भी। एक फॉरेस्ट राइट एक्ट बनाया गया
उस फॉरेस्ट राइट एक्ट में आदिवासियों को अधिकार दिए गए जंगल पर, लेकिन उसमें भी फिर अंततः सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिनके पास में ज़मीनों के पट्टे होंगे वही उन्हीं लोगों का जंगल के संबंधित इलाकों पर अधिकार होगा, बाकी लोगों को अपनी जगहें छोड़नी पड़ेंगी। और आप जानते हैं कि आदिवासी कानूनी पचड़ों को हम जैसे कोई लोग फंस जाए कानूनी पचड़ों में, वो भी उनसे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक आदिवासी के लिए बहुत मुश्किल है कि उनके पास में ज़मीन के रिकॉर्ड्स हों, पुराने पट्टे हों, जिनके आधार पर वो अपने दावे प्रस्तुत कर सकें। अभी किसी वजह से उसको दबाया हुआ है, उस बात को नहीं, वो निकलेगी फिर से तो लाखों आदिवासियों के ऊपर विस्थापन का खतरा मंडराने लगेगा। ये जो संवैधानिक स्थिति है जिसमें उनसे संवैधानिक वायदे किए गए, और हम कह रहे हैं कि वो मुख्य धारा के लोग कहते हैं कि हमने आपको इतने संवैधानिक राइट्स दिए हैं, सब कुछ ले लिया और उसके बाद जो संवैधानिक वायदे किए वो भी पूरे नहीं किए। तो संवैधानिक रूप से भी एक तरह से उनका बहिष्करण हुआ है। राजनीतिक बहिष्करण को देखें आप तो आप कहेंगे कि SC/ST के लिए सीटें रिजर्व हैं, वहां से नेता चुन करके आते हैं। उन नेताओं की क्या स्थिति है? हमेशा सत्ता के शीर्ष पर गैर आदिवासी होते हैं। जब सत्ता के शीर्ष पर गैर आदिवासी होते हैं तो आदिवासी हितों की बात सदन में प्रमुखता से नहीं हो पाती, उनके बारे में बहुत संवेदनशील ढंग से विचार नहीं किया जाता। जो आदिवासी सीटों से चुन कर के आए हैं वो अपने समाज के प्रति वफादारी दिखाएं या आला कमान के प्रति वफादारी दिखाएं। आला कमान का ऑर्डर है कि इस पे नहीं बोलना है तो नहीं बोलते हैं। अंततः उनको अपनी सीट बचाने के लिए फिर से उनको चुन करके आना है, अपनी सीट बचाए रखनी है, तो पार्टी की बात माननी पड़ती है। और दोनों बड़ी पार्टियां इसमें बराबर की भागीदार हैं। वे आदिवासी राजनीति को विकसित नहीं होने देना चाहती, और कोई आदिवासी अगर आगे बढ़ने की कोशिश करता है राजनीति के क्षेत्र में तो उसको डरा धमका करके, उसको कोई लालच दे करके और बड़ी पार्टियों में शामिल होने के लिए दबाव बनाया जाता है। जो नहीं शामिल होते उनके ऊपर UAPA लगा दो, ED को भेज दो, CBI को भेज दो या किसी और को भेज दो। अंततः आदिवासियों को राजनीतिक बहिष्कार का शिकार बनाए रखने के लिए ये सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं। फिर स्वयं राजनीति आदिवासियों के अनुकूल नहीं है। लोग कहते हैं कि आदिवासियों का कोई राष्ट्रीय नेता क्यों नहीं बन पा रहा? इसलिए नहीं बन पा रहा कि राजनीति की शर्त ये निर्धारित कर दी गई है कि अगर आपको राजनीति में आना है, सफल होने की कोई गारंटी नहीं है, राजनीति में बने रहना है तो आपको धनबल, बाहुबल और मीडिया बल तीनों का साथ चाहिए। इनके बिना आप राजनीति में बने नहीं रह सकते। तमाम पार्टियां जानती हैं अब आदिवासियों के पास ना धनबल है, ना बाहुबल है, ना मीडिया बल है। इसलिए उनका राष्ट्रीय नेतृत्व विकसित होना बहुत मुश्किल है। मीडिया में जो लोग उदार माने जाते हैं, प्रगतिशील माने जाते हैं, उनकी स्थिति देखिए आप। धनबल बाहुबल को छोड़ दीजिए, वो तो आदिवासियों के पास है ही नहीं। मैं हमारे प्रिय एंकर रवीश कुमार जी से सवाल पूछ कर थक गया जब वो NDTV इंडिया के पूरे हेड थे कि भाई कभी आपके पैनल में कोई आदिवासी क्यों नहीं आया? आपने पिछली बार आदिवासी मुद्दे पे कब डिबेट की थी? आपके पैनल में 4 लोग होते हैं, इन 4 लोगों में कभी एक आदिवासी क्यों नहीं शामिल हो सकता? लेकिन मौन, कोई जवाब नहीं इस पर। दूसरे किसी प्रगतिशील को ले आइए, उसकी भी यही स्थिति है। तो ये हाशियाकरण की प्रक्रिया या बहिष्करण की प्रक्रिया सायास ढंग से चल रही है, और मेरे ख्याल से इसको तोड़ना है तो इसको वही लोग तोड़ सकेंगे जो वैकल्पिक राजनीति कर रहे हैं। जो सो कॉल्ड मुख्य धारा की राजनीति कर रहे हैं वो इसको नहीं तोड़ सकते, क्योंकि उसकी शर्तें अलग हैं। जैसे राजकुमार रौत से मुझे बड़ी उम्मीद है कि वो बिना धनबल, बाहुबल और मीडिया बल के वो एक बड़े उम्मीदवार को हरा करके अगर पार्लियामेंट में पहुंच सकते हैं, विधानसभा में पहुंच सकते हैं, तो निश्चित तौर पर जन आंदोलनों की राजनीति, जनता के बीच के प्रतिनिधि आएंगे और वे अपने सवालों को विधानसभाओं में और संसद में उठाएंगे। और वही एक रास्ता है, उसमें जोखिम है। ये खतरा है कि कब आपको कौन से करप्शन के केस में जेल डाल दे, कब आपके ऊपर UAPA लगा दे, या और कोई
नई धारा लगा दे, लेकिन उसी से वैकल्पिक राजनीति बनेगी और उसी से मेरे ख्याल से जिस लोकतंत्र के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं, जिसको बेहतर बनाना चाहते हैं, उसी माध्यम से वो समावेशी लोकतंत्र निर्मित होगा और ये देश बेहतरी की तरफ आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।